सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं ऋषभदेव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ आईएएस कोड। मतलब कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर आपसे जो पूछे गए सवाल हैं उनका जवाब, उनका आंसर आप आईएएस कोड के रेफरेंस से देते हैं और आईएएस कोड की लैंग्वेज में देते हैं, तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा इफेक्टिव इंटरव्यू आपका होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन आज बताने वाला हूं वो सारे आपको आईएएस कोड के कौन से क्लॉज में लिखे हुए हैं उसके हिसाब से सारे आंसर्स दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी एंड पीसीसी। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेट बताओ आप पीसीसी और आरसीसी का, तो आप डायरेक्ट 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब पीसीसी का वेट बता देते हैं यूनिट वेट, और 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आरसीसी का वेट बता देते हैं। लेकिन ये लिखा कहाँ पे है? तो ये लिखा है आपके IS 456 में 19.2 क्लॉज में। डेड लोड्स के अंदर एक सब हेड है 19.2.1, इस पे लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली द डेड लोड्स में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट्स ऑफ मटेरियल्स गिवन इन IS 875 पार्ट 1। अब जो ये यूनिट वेट होता है ये बेसिकली डिजाइन करने के लिए अपन इसको यूज करते हैं और डेड लोड पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, जो भी स्ट्रक्चर का काम करते हैं उनको ज्यादा काम आएगा ये। बट नेक्स्ट इंटरव्यू के बेस पे हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलेस मोर एक्यूरेट कैलकुलेशंस आर वारंटेड द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट मतलब पीसीसी एंड रीइंफोर्स कंक्रीट मेड विथ सैंड एंड ग्रेवल, जिसमें सैंड और ग्रेवल पड़ा हुआ है, और क्रश्ड नेचुरल सैंड एग्रीगेट पड़ी हुई है, उसका यूनिट वेट आप 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली ले सकते हैं। ओके, 24 25 समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है व्हाट शुड बी द pH वैल्यू ऑफ क्योरिंग वाटर। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि आप जिस वाटर से क्योर करेंगे अपने कंक्रीट को या फिर ब्रिक को, उसका pH वैल्यू क्या होना चाहिए एग्जैक्टली तो ये लिखा हुआ है 5.4.2 पे द pH वैल्यू ऑफ वाटर शैल बी नॉट लेस देन 6। मतलब 6 से आपकी pH वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। और भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमें ऑयल, सॉल्ट या शुगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर ऐड हैं हमारे वाटर पे तो उससे क्योरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा सी वाटर के लिए भी स्पेशल कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। मिक्सिंग और क्योरिंग ऑफ कंक्रीट विथ सी वाटर इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सॉल्ट्स इन सी वाटर। अभी जैसे मैंने बताया कि आपके वाटर में अगर सॉल्ट है तो उसको आपको यूज नहीं करना है, तो उसी से रिलेटेड है ये सी वाटर का लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट शुड बी द डोजेज ऑफ एडमिक्सचर्स। मतलब अगर आप अपने कंक्रीट पे कुछ एडमिक्सचर ऐड करते हैं तो उसका डोज क्या होना चाहिए, चाहे वो रिटार्डर का हो, प्लास्टिसाइजर का हो या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर का। तो 10.3.3 पे लिखा हुआ है कि 0.5, 1 and 2% रिस्पेक्टिवली बाय वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल। मतलब जितना भी आपका सीमेंट होगा उसका 0.5%, 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। मतलब 0.5% रिटार्डर, 1% प्लास्टिसाइजर एंड 2% सुपर प्लास्टिसाइजर सीमेंट का वेट के हिसाब से लेना है। सपोज दैट आपका 100 kg आपका सीमेंट लग रहा है तो उसका 0.5% आपको रिटार्डर यूज कर सकते हैं, वैसे ही 1% प्लास्टिसाइजर और 2% सुपर प्लास्टिसाइजर 100 kg का। एंड अनलेस अ हायर वैल्यू इज अग्रीड अपॉन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टेस्ट। मतलब अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर और मैन्युफैक्चरर कोई परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद रिकमेंड करता है परसेंटेज ऑफ एडमिक्सचर्स तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो एज पर 456 आप ये सारी चीजें 0.5 से लेके 0.2 पॉइंट तक आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सम लैब कंडीशंस। अब अगर आपका इंटरव्यूअर ये आपसे पूछता है कि कुछ लैब की कंडीशंस बताइए एज पर IS 456, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि IS कोड के 26.2.5.1 पे लिखा हुआ है कि अगर आपका 36 mm तक का डाया ऑफ बार है तो आप लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अपन एक बार। लैब स्प्लाइसेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm। मतलब वही अपोजिट हो गया इसका। फॉर लार्जर डायमीटर्स क्या करना है आपको, बार्स में बी वेल्डेड इन केसेस वेयर वेल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिसेबल, लैपिंग ऑफ बार्स लार्जर देन 36 mm may be permitted
इन विच केस एडिशनल स्पाइरल शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द लैप बार्स। मतलब कि अगर आपका 36 mm के ऊपर डाई ऑफ बार है तो या तो आपको वहां पे वेल्ड कराना है, और अगर वेल्ड कराने की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आपको वहां पे लैप के साथ स्पाइरल बाइंडिंग भी करानी पड़ेगी, मतलब आपको स्पाइरल भी देना पड़ेगा लैप की जगह पे। एक और कंडीशन आती है कि सपोज दैट आपका जो कॉलम है, अब कॉलम पे नीचे की बार, अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करूं मैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपके कॉलम की जो मेन बार्स है उसका 16 mm का डाया है, और सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद डाया ऑफ बार क्या हो जाता है, 12 mm हो जाता है। तो उस केस में आपको किस हिसाब से लैब देना है, मतलब कि आपको अगर लैब की डिस्टेंस की बात करें तो किस डाया ऑफ बार के हिसाब से लैब देनी है, तो उसकी कंडीशन लिखी हुई है, व्हेन बार्स ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर्स आर टू बी स्प्लाइस्ड द लैब लेंथ शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार। मतलब अगर आपका जो भी स्मॉलर डाया ऑफ बार है उस डाया ऑफ बार को आप कंसिडर करेंगे लैब देने के लिए। सपोज दैट 50D का लैब है तो यहाँ पे जो 50 इंटू डी करेंगे तो ये डी आपका 12 mm होगा जो कि स्मॉलर डाया ऑफ बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग बिटवीन चेयर्स। अब चेयर्स आप जानते ही हैं क्या होता है, तो दो चेयर्स के बीच की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, तो क्लॉज नंबर 12.3.2 पे लिखा हुआ है, स्पेसर्स और चेयर्स शुड बी प्लेस्ड एट अ मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर एंड क्लोजर स्पेसिंग में बी समटाइम्स बी नेसेसरी। मतलब कि यहाँ पे सीधा डिस्टेंस लिखा हुआ है, अभी 1 मीटर की स्पेसिंग आपको रखनी है दो चेयर्स के बीच में। ये IS 456 के हिसाब से लैंग्वेज है ये। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील कैन बी यूज्ड इन मेन रीइंफोर्समेंट बार। अब ये थोड़ा ट्रिकी चीज है कि सपोज दैट आपका इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि अगर आपके 4 मेन बार हैं, चाहे वो बीम हो या फिर कॉलम हो, 4 मेन बार में से 2 मेन बार का जो डाया है 16 mm और 2 मेन बार का जो डाया है 12 mm, मतलब कि अलग अलग डाया ऑफ बार्स मेन बार के केस में क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए भी साफ साफ इसमें लिखा हुआ है IS कोड पे 26.1 क्लॉज पे, रीइंफोर्सिंग स्टील ऑफ सेम टाइप एंड ग्रेड शैल बी यूज्ड एज मेन रीइंफोर्समेंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर। कि अगर आप बात करेंगे मेन रीइंफोर्समेंट की तो आपको हमेशा सेम ग्रेड रखना है किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में। ये बात हमेशा ध्यान पर रखिएगा, कभी भी अगर आपकी साइड पे ऐसा होता है कि आपके पास 4 की जगह 3 सेम ग्रेड की डाया ऑफ बार हैं और एक नहीं है, तो आप लेसर या फिर हायर ग्रेड ऑफ बार नहीं यूज कर सकते हैं वहां पे। ये लिखा हुआ है IS कोड पे। बट इसके आगे क्या लिखा हुआ है, हाउएवर साइमल्टेनियसली यूज ऑफ 2 different types of grades of steel for main and secondary reinforcement respectively is permissible। मतलब ये एक्स्ट्रा बार की बात कर रहा है। मेन बार अगर आपके एक ग्रेड के हैं तो बाकी के जो बार्स हैं वो डिफरेंट ग्रेड ऑफ बार्स हो सकते हैं। सपोज दैट 16 mm का अगर आपका मेन बार है तो 12 mm का आपका एक्स्ट्रा बार हो सकता है, जिसको अपन सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट बार भी कह सकते हैं। अब देखते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन जो किसी भी इंटरव्यू में पूछता है और हर साइट इंजीनियर को ये पता ही होना चाहिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो 13.2 क्लॉज पे ये लिखा हुआ है, एज अ जनरल गाइडेंस द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज्यादा आपका कंक्रीट की प्लेसिंग नहीं करनी है। नॉर्मली अपन इसको 900 से 1.5 मीटर तक ही कंसिडर करते हैं, और 1.5 मीटर के ऊपर अगर आपको कभी प्लेसिंग करनी है तो उसको हमेशा आपको अवॉइड करना है। एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो आपको 2 लाइनें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो आपकी IS कोड पे लिखी हुई है वो बोल देनी है। लिखा है 6.1.1 पे, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बिलो विच not more than 5% of the test results are expected to fall। मतलब कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऐसी स्ट्रेंथ है मटेरियल की जिसके नीचे अगर कोई सी स्ट्रेंथ आती है तो उसके सिर्फ और सिर्फ फेल होने के 5% चांसेस होते हैं, उसको अपन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे FCK बोलते हैं अपन, लैंग्वेज है FCK इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर के नीचे अगर कुछ उसका रिजल्ट आता है तो सिर्फ 5% ही चांसेस हैं कि वो
सैंपल फेल हुआ, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब ये बाउंड्री वॉल है। अब ये सवाल जो है टाइप्स एंड ग्रेड्स ऑफ सीमेंट बहुत पूछा जाता है, कितने तरह के सीमेंट होते हैं और उनके ग्रेड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 3 ग्रेड दिए हुए हैं यहाँ पे, 33, 43, 53। 33 आजकल मिलता नहीं है, 43 बहुत कॉमन है और 53 सिर्फ ऑर्डर पे ही बनता है आपका। जहां पे भी हाई स्ट्रेंथ गेन करनी होती है तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर देता है ओपीसी 53 ग्रेड का। और भी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीमेंट दिए हुए हैं, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, फ्लाई ऐश बेस्ड पीपीसी की बात है ये, पीपीसी फ्लाई ऐश बेस्ड। दूसरा है पीपीसी कैल्सियन क्ले बेस्ड, मतलब 2 तरह के पीपीसी हैं, फ्लाई ऐश और कैल्सियन क्ले बेस्ड। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट और सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इंजीनियर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।